यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और उनमें से 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के तारीख का ऐलान हो चुका है। एक का नहीं हुआ है और वो सीट है मिल्कीपुर। और इसके साथ साथ अब ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जबरदस्त तरीके से रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण लिया। वो सीएम के पद के लिए उन्होंने शपथ लिया और सभी वहां पे इंडिया गठबंधन के ज्यादातर नेता पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में। और वहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी उस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे और उनकी वहां पर मुलाकात भी हुई है। और इस मुलाकात के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर के रणनीति जबरदस्त तरीके से दोनों ही नेता मिलकर के उन्होंने बना लिया है। और अब जल्द ही सीटों के बंटवारे को लेकर के भी ऐलान किया जा सकता है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे कि क्या रणनीति बनी होगी, क्या समीकरण रहेंगे यूपी उपचुनाव को लेकर के। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमीन जी हैं। अमीन जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुलाकात हुई है शपथ ग्रहण समारोह में, इसके बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों ही नेताओं ने मिलकर के रणनीति सब कुछ तैयार कर लिया है, मतलब उपचुनाव का प्लान पूरा सेट हो गया है। हाँ, ये सही बात है। लेकिन अब जो है ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जो मई में आया, उसको देखते हुए अब लग रहा है कि इंडिया गठबंधन और का एनडीए गठबंधन दोनों में अब कांटे की टक्कर चल रही है। इसके साथ साथ यूपी उपचुनाव में जो 9 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं उसमें 2 लोगों की अग्नि परीक्षा है। एक पहली अग्नि परीक्षा जो है योगी आदित्यनाथ के लिए है, क्योंकि अगर वो उपचुनाव में हारते हैं तो इससे जो है उनके रेपुटेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और जो है लोकसभा चुनाव के बाद से जो उनके सिर जो है मत्थे जो है आरोप लगाए जा रहे थे कि इनकी वजह से हार हुई है, इनको हटाया जाए। लखनऊ में बैठक हुई, दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद से हम सभी दर्शक भी जानते हैं इस बात को कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य और जो है ब्रजेश पाठक जो है कैसे योगी को जो है इग्नोर करते हैं या डोमिनेट करते हैं। किसी मीटिंग में जाते हैं योगी तो वहां से उठ के चले जाते हैं, कैबिनेट की मीटिंग में नहीं जाते। तो इस तरह की जो चीजें चल रही हैं, इससे लग रहा है कि अंदर खाने जो है मतलब कि जो है सब कुछ ठीक नहीं है। अगर इसके बावजूद भी अगर ये 9 जो उपचुनाव हो रहे हैं इस विधानसभा उपचुनाव में, अगर बीजेपी को कोई बड़ी सफलता नहीं मिलती है, अगर इसमें से 9 में से कम 4 सीटों पर नहीं जीत पाती, 5 सीटों पर नहीं जीत पाती है, तो फिर एक बार जो है हवा दूसरी तरफ बहने लगेगा। और फिर एक तरह से जो है इंटरनल जो है अमित शाह और मोदी के जो सीपा सालार हैं जो घूमने लगेंगे और योगी की तरह तरह की गलतियां निकालने लगेंगे और फिर एक माहौल बन जाएगा और फिर धीरे से हटा दिया जाएगा। तो ये जितना इम्पोर्टेंट जो है क्या कहते हैं कि योगी के लिए है, उतनी ही अखिलेश यादव और क्या कहते हैं कि जो है राहुल गांधी के लिए इसलिए है और अखिलेश के लिए इसलिए है कि अगर यूपी में बीजेपी को डोमिनेट करना है या जनता में या दर्शकों में या मीडिया में या कहीं भी, अगर जब तक आप ये नहीं दिखा पाएंगे कि नहीं हम इनकी जनता की नज़रों में आप ये नहीं चढ़ के आएंगे कि हम इनको डोमिनेट कर सकते हैं, हम इनको हरा सकते हैं, हम इनसे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, हम मेहनत करते हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें नहीं जीतते हैं तो उनके लिए भी ये एक जो है बैड थिंकिंग आ जाएगी कि जनता की कि यार ये सिर्फ जो है अपने घरों में रहते हैं, माइक पे आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, जनता से इनका कोई मतलब नहीं है। तो दोनों के लिए ये जो है लिटमस टेस्ट है कि ये जो विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हुई है चुनाव आयोग द्वारा, इसमें कौन जीतता है इसका जो है इफेक्ट आगे पड़ेगा। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर तो है ही अमीन जी, क्योंकि दोनों के ही नाक की लड़ाई, मतलब नाक की ही लड़ाई है एक तरीके से, क्योंकि दोनों ही अपना शक्ति प्रदर्शन तो करेंगे। क्योंकि लोकसभा के चुनाव के नतीजे जो आए हैं उसके बाद से खास करके यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जबरदस्त तरीके से किरकिरी हुई है और उनके खिलाफ एक पूरा का पूरा जो है लॉबी तैयार हो गया था, उनकी मुखालिफत करने लगा था, उनका विरोध करने लगा था। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के पास भी खुद को साबित करने का मौका है कि वो, और इसलिए वो अपनी एड़ी से चोटी लगा करके, जोर लगा करके चुनावी मैदान में योगी आदित्यनाथ भी उतरे हुए हैं और इधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी एक साथ उतरे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है अमीन जी कि क्या सीटों को लेकर के
कांग्रेस और सपा के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर के क्या फैसला फाइनल हो चुका है? क्योंकि जहां तक जानकारी है इसके हिसाब से तो 6 सीटों पर सपा ने ही अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है। बची 2 सीटें, 2 सीटों में से गाजियाबाद को लेकर के ये कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस के खाते में सीट जाने वाली है, लेकिन वहीं पे अगर खैर सीट की बात करें तो इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तस्वीर साफ नहीं है कि ये किसके पाले में जाने वाला है। तो क्या आपको लगता है कि सपा और कांग्रेस के बीच जो है सीटों के बंटवारे को लेकर के आगे कुछ गलतफहमियां या मतभेद या फिर कुछ पेंच फंस सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस जो है अपनी मेच्योरिटी दिखाएगी, क्योंकि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ना ही लोकसभा का चुनाव है। दूसरी चीज, उनकी पार्टी जो है यूपी में उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है, ना ही उनके पास कैडर है। उस हिसाब से जो 5 से 6 सीटों का समाजवादी पार्टी ने जो है ऐलान किया है, वो उनकी जेन्युइन सीट है। उनके विधायक जो है सांसदी का चुनाव लड़े थे, जैसे अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर से लड़े थे, तो सिंपल सी बात है, उस पर कांग्रेस तो दावा नहीं कर सकती। उसी तरह जो है संभल वाली सीट देख लीजिए, शफीकुर रहमान बर्क साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद से उनके पोते जो है वहाँ, हाँ, जियाउर रहमान साहब लोकसभा पहुंचे, तो वो कुंतर की उनकी सीट है। तो वो सिंपल सी बात है, सपा की सीटें हैं। तो ये वैसे अखिलेश यादव जो है करहल छोड़े और जो है वो चुनाव लड़े अपने पिताजी की सीट पे, तो वो उनकी जगह पे तेज प्रताप यादव हैं। तो अब जिन सीटों पे सपा का अपना मजबूत है, उनकी सीटी हुई जीत है, तो उसमें तो कोई दावा नहीं हो सकता। और ये मेच्योरिटी नहीं होती। अगर आप कांग्रेस मेच्योरिटी नहीं दिखाएगी तो गठबंधन टूट जाएगा। तो उस हिसाब से कांग्रेस को मेच्योरिटी दिखानी चाहिए, और अगर वो 1 सीट दे रहे हैं या 2 सीट दे रहे हैं तो ले लेना चाहिए। 9 सीटों पे ही चुनाव है, 1 सीट पे तो हो नहीं रहा है। और उसके हिसाब से दोनों लोग अगर संगठन में मिलते हैं तो ये अच्छा जेस्चर होगा। इसके साथ ही साथ मैं ये भी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस को लेकर बहुत ही बड़ा दिल दिखाया है। बड़ा दिल दिखाने का मतलब, आज ही उन्होंने सुबह जो है बयान दिया कि वो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगे, वहां भाषण देंगे। इसके साथ ही साथ जो है जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जो है फारूक अब्दुल्ला साहब के पुत्र उमर अब्दुल्ला साहब का जो शपथ ग्रहण समारोह कल हुआ, उसमें जो है अखिलेश यादव गए थे। इंडिया गठबंधन ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उनके अंदर झगड़ा नहीं है, ना होना भी चाहिए। क्योंकि अगर बीजेपी को हटाना है तो आपको एक मुश्त आना पड़ेगा। अगर एक मुश्त आप नहीं आते तो ऐसा नहीं होता। जैसे CSDS या और भी राजनीतिक विश्लेषकों की कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी हरियाणा में 10 सीट मांग रही थी, आप नेगोशिएशन करके 4 सीट दे देते तो ये दशा नहीं होती, और कम से कम 10 सीटें आप जीत ले जाते। तो आज ये दशा तो नहीं ना होती कि आप सत्ता में नहीं होता। 15वें साल में बीजेपी सत्ता में है। तो ऐसी मूर्खता जो है किसी को नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसी मूर्खता करेंगे और वोट आपका बटेगा तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो आप हैं। जनता क्या करे? जनता तो वोट दे रही है, अपने अधिकार का प्रयोग कर रही है। तो आप नहीं कुछ कर रहे हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। और खास करके जो हरियाणा चुनाव के नतीजे के जो आपने जिक्र किया, तो इसके बाद से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस को एक सीख भी मिली है, एक सबक भी मिला है कि किस तरीके से उन्हें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। क्योंकि इस हार को यही कहा जा रहा था, राजनीतिक विश्लेषक यही कह रहे थे कि शायद कांग्रेस ने हरियाणा में जीत को लेकर के वो फॉर ग्रांटेड हो गई थी कांग्रेस, और उन्होंने ऐसा सोच लिया था। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे सर्वेज, राजनीतिक विश्लेषक और विश्लेषण कांग्रेस के पक्ष में ही जा रहे थे, शायद इस वजह से वो लोग फॉर ग्रांटेड हो गए थे। लेकिन अब जो देखा जा रहा है वो ये है, जैसा कि अमीन जी आपने भी बताया, कि अब इंडिया गठबंधन पुरजोर तरीके से एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हुए अपनी ताकत को दिखाना चाह रही है। जैसा कि अभी जम्मू और कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में कई सारे नेता, इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े दिग्गज नेता वहां पे पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज, एक संदेश देने की भी कोशिश है वहां से अपने विरोधियों को, विपक्षियों के, कि ये एकजुट है और जो है
उनका सामना जो है अब वो इंडिया गठबंधन से एक मजबूत विपक्ष से है। तो कुल मिलाकर के जो यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले थे, उनमें से 9 सीटों पर उपचुनाव के तारीख का ही ऐलान हुआ है। सिर्फ एक सीट जो है मिल्कीपुर का अभी चुनावी तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। और चलिए सिर्फ मैं आपको ये बता देता हूं कि वो कौन कौन से सीट है और किस सीट से कौन उम्मीदवार उतारे गए हैं, उसके बाद से हम ये खत्म करेंगे। हम आपको सबसे पहले तो बता देते हैं कि 6 सीटों पर सपा उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, जिसमें से करहल से तेज प्रताप यादव हैं, सीमा मऊ विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी हैं, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद हैं, कटेहरी से शोभापति वर्मा और मंझवा सीट से डॉक्टर ज्योति को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं पे अगर गाजियाबाद सीट की बात करें तो गाजियाबाद सीट जो है वो कांग्रेस को देने पर सहमति बन गई है, लेकिन खैर सीट को लेकर के अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है। तो ये पूरा का पूरा 10 सीटों को लेकर के ये पूरा का पूरा खाका है कि किस तरीके से कहां से कौन प्रत्याशी उतरने वाला है। लेकिन कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि अब जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो मुलाकात हुई है जम्मू कश्मीर में, और इस मुलाकात में ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उनके बीच बातचीत हुई है और अब बहुत जल्द ही सब कुछ साफ होने वाला है और अब सियासी मैदान में खुल करके दोनों ही नेता यूपी के उपचुनाव में आने वाले हैं। फिलहाल इतना ही। आपको क्या लगता है कि 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने वाला है उसमें कौन सी पार्टी इस बार जीत रही है? क्या बीजेपी को फिर से पटकनी मिलेगी या फिर इंडिया गठबंधन फिर से अपनी ताकत दिखाएगी या फिर अब सब कुछ जो है वो बदला हुआ नजर आएगा? आप कमेंट करके जरूर बताएं।